हे गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आपसे थोड़ा सा एनईपी के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स पे चलेंगे। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आज चेंजेस हुए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करेंगे। थोड़ी सी 1-2 मिनट लेंगे हार्डली। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं भाई कि जो हमारा, आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके अभी क्या रख दिया इनने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्या रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी वो है जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्चा किया जाएगा। ठीक है, अभी तक जीडीपी का केवल 2% ही खर्चा किया जा रहा था। इस रिफॉर्म के बाद जीडीपी का 6% खर्चा किया जाएगा। ठीक है ना, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इससे कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे माय डियर। ठीक है, और ये रिफॉर्म्स होने में मेरे भाई लगभग 34 ईयर्स लग गए हैं अभी, है ना। देखो, पहली बार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स आए थे वो कब आए थे, 1968 में। ठीक है ना, उस टाइम के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे माननीय इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो रिफॉर्म आया है वो 1986 में आया था, और उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे आपके राजीव गांधी जी। ठीक है, फिर 1992 में भी रिफॉर्म आए थे बट वो नॉर्मल थे। ठीक है, उसके बाद अभी 2020 में रिफॉर्म्स आए हैं, जुलाई 2020 में। ठीक है, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, देखिए, जब 1968 में भी इंदिरा जी के टाइम में भी रिफॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम भी जीडीपी का 2% ही एजुकेशन में खर्चा किया जाता था। तो उस टाइम पे एक कमीशन बना था जिसका नाम था कोठारी कमीशन। 1964 टू 1966 चला था ये, है ना। तो उस टाइम कोठारी साहब ने रिकमेंडेशन किया था कि भाई 2% जीडीपी का जो 2% पार्ट है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट इन एजुकेशन। ठीक है, और उनने उनने ही यह रिकमेंडेशन किया था यह भी कि भाई 2% से बढ़ा के 6% हमारा जीडीपी का होना चाहिए एजुकेशन में। तब से लेके आज तक चीज़ें चल रही थी कि नहीं, जीडीपी का 6% एजुकेशन में होना चाहिए। सभी आते थे, सभी बोलते थे, लेकिन कोई कर नहीं पाया अभी तक। ये महान काम हमारे मोदी जी ने किया है। ठीक है ना, उनके लिए हमारी तरफ से पर्सनली बहुत बहुत थैंक्स, आभार मैं प्रकट करता हूँ। और जैसा कि हमने बता भी दिया आपसे कि कोठारी कमीशन था एक 1964 में, जिनने हमें रिकमेंड किया था 6% का, और आज वो लागू हो गई है। दूसरी सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके अपन आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर पे काम करती थी और करेगी भी। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम चलते हैं किस पे, अपने थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आज क्या पढ़ना है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, है ना। देखिए, हो सकता है कि हमारी वॉइस में थोड़ा सा हमारी जो गति है पढ़ाने की थोड़ा धीमी हो, तो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है स्पीड तेज़ करने का। ठीक है, तो आप स्पीड को तेज़ या धीम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी ना वो प्रिंट में मतलब जो कंट्रास्ट है उसका कम दिखता है मोबाइल पे। ठीक है, तो जो क्वालिटी है वीडियो की वो लो हाई होती रहती है, तो वो आप जाके वहाँ पे सेटिंग से यूट्यूब में 3 डॉट होते हैं राइट कॉर्नर पे, जाके आप उसको अपना जो आपका ये है
क्वालिटी उसको बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। चलिए हम देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था और उसके बाद देखेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है ना। तो मेरे भाइयों, हमने कल क्या क्या देखा था। कल मतलब थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर 5 में हमने देखा था डिफरेंट फॉर्म ऑफ पीवी की पावर के एंड हीट इंट्रैक्शन देखा था, फेज में चेंजेस देखा था, फिर स्पेसिफिक हीट देखा था, सीपी सीबी और गामा के बारे में हमने डिस्कशन किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा था और इंट्रोडक्शन टू वर्क एज अ पाथ फंक्शन देखा था। ठीक है, देखिए आज हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एनर्जी का एंड इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, एंथैल्पी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा, और पीएमएम फर्स्ट काइंड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, रियल गैसेस के बारे में देखेंगे। पिछली कक्षा में पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आइडियल गैसेस पढ़े थे, ठीक है ना। अभी रियल गैसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मेयर्स रिलेशन देखेंगे एंड इट्स प्रूफ एंड एनालिसिस ऑफ फ्री एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा कि यह हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा और इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पास्ट हिस्ट्री एंड पाथ फंक्शन में। ठीक है ना, मतलब क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी है हमारी, इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और डिपेंड नहीं करता है ना तो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है और ना ही पाथ फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हम प्रीवियस का क्लास में, अभी प्रीवियस लेक्चर में क्या हमने पढ़ा था कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2b1 इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2c1 हुआ करता था। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो हमें मिला है फॉर्मूला वो क्या था, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा डी यू। ठीक है, यू हमारा क्या हुआ करता था, इंटरनल एनर्जी हुआ करता था, है ना। मतलब ये जो डी यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, दिस इज नथिंग बट दिस इज इंटरनल एनर्जी माय डियर। ठीक है, और यदि इसी इंटरनल एनर्जी में हम क्या इंक्लूड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड करते हैं, तो जो हमारा ये डी यू है, मतलब जो हमारी ये इंटरनल एनर्जी है, तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू डी ई। ठीक है, और वो फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वस टू डी ई। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वस टू डी ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इट इज़ अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये किसके लिए होगा, फॉर अ क्लोज सिस्टम के लिए होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, डेल्टा क्यू इक्वस टू डी ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू फॉर्मूला किस चीज़ पे होल्ड करेगा, मतलब किस चीज़ क्या होने, सिस्टम कैसा होगा, तो यह फार्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा। यदि न्यूमेरिकल में पूछता है ना, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन करेगा वो कि क्या होना चाहिए, किस कंडीशन में होल्ड करेगा ये हमारा फार्मूला, कंडीशन देख लेते हैं, या फिर जैसे इनडायरेक्टली अपन एजम्पशन बोलते हैं कि इस फार्मूले को होल्ड करने के लिए कौन कौन सा एजम्पशन होना चाहिए, तो वो होता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होना चाहिए। क्लोज सिस्टम के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं, और यह जो फार्मूला है हमारा वो अप्लीकेबल होता है किसके लिए, साइकिल के लिए होता है और प्रोसेस के लिए होता है। अच्छा, साइकिल की बात आती है तो वह रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, बात समझ मेरे भाई। देखिए अभी इफ़ ये जो फॉर्मूला था डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है ना, इफ़ वी अप्लाई साइक्लिक इंटीग्रेशन देन वी विल फाउंड साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा डी ई प्लस साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है ना, अब यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रेशन जो डी ई है वो हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, जीरो क्यों होता है, सिंस इट इज़ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, और प्रॉपर्टी के केस में यदि वो साइक्लिक इंटीग्रल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है ना,
आगे चल के यदि हम एज्यूम करते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाए और चेंजेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो हो जाए, तो जो डी ई है इक्वल्स टू डी यू हो जाता है। ठीक है, अभी ये दो फॉर्मूले पे बात हो गई। अभी तीसरा मतलब यदि यही जो फॉर्मूला हमारा था, क्या सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला था डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डी यू, ये हमारा पहला फर्स्ट फार्मूला था। इसको ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें जो डेल्टा डब्ल्यू दिख रहा है माय डियर, ये क्या होता है, वर्क होता है। वर्क हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे बाउंड्री वर्क भी हो सकता है, हमारा सॉफ्ट वर्क भी हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ डेल्टा, हम जब नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। तो पी डी वी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू। माय डियर कंफ्यूज नहीं होना, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू ही पी डी वी होता है। तो उसकी वैल्यू हम लिख देंगे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए पी डी वी लिखने के लिए जंक्शन क्या हुआ करता था प्रीवियस में, आप याद करिए, हम पूरा रिवीजन करवाते चलेंगे माय डियर। पी डी वी इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू के लिए हम क्या लिखा करते हैं, एजम्पशन हमारा क्या हुआ करता था, क्लोज सिस्टम होना चाहिए था, वहाँ पे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होनी चाहिए थी। और यहाँ पे चूंकि डी यू है, डी यू के लिए किसको, डी यू जो होता है वो एक्चुअली एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो एनर्जी आ गया है, तो यहाँ एक तीसरा एजम्पशन आ जाएगा, कौन सा, चेंजेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड चेंजेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होना चाहिए। मान के चलते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिए न्यूमेरिकल में क्या होता है कि इसी सारे फार्मूले से हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे आएगा, जैसे पहले फार्मूले पे बात करते हैं तो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या था, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डी यू। एक तो इसमें पूरा आ जाएगा, क्यू की वैल्यू दे देगी, डब्ल्यू का वैल्यू दे देगा, इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए पूछ लेगा या फिर वर्क निकालने के लिए पूछ लेगा। डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता था, पी डी वी होता था, तो प्रेशर निकालने के लिए पूछ लेगा। ठीक है ना, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डी यू। ठीक है ना, इसमें यदि इंक्लूड कर देता है क्या, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, तो डी यू हमारा चेंज हो क्या हो जाता है, डी ई बन जाता है। ठीक है ना, बहुत ध्यान देने वाली बात है माय डियर। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। बात समझ में आई। और होल्ड करने की कंडीशन हमने आपको बता ही दिया था। और तीसरी चीज़ क्या थी कि यदि हम साइक्लिक इंटीग्रेशन इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं तो वहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रेशन डी ई जो हमारी थी वो जीरो हो जाती है। और जीरो हो जाएगी तो इसमें हम देखते हैं कि चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेंगे तो डी इक्वल्स टू डी हो जाता है। ठीक है, फिर आगे चल के हम फार्मूला देखे हैं क्या, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू हम देख रहे हैं कि हमारा वर्क है, वर्क भी कई प्रकार के हो सकते हैं, बाउंड्री वर्क हो सकता है, सॉफ्ट वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है। ठीक है, आगे चल के फार्मूला एक और देखने को मिलता है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी हो जाता है। तो माय डियर पी डी वी देख के घबराना नहीं है, पी डी वी हमारा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी है, हमने पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा था, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी हो जाएगा, उसकी वैल्यू रख देंगे अपन। मतलब एक ही फॉर्मूले को तोड़ मड़ोड़ के एजम्पशन अलग अलग बना के दे देता है। अब देखो इसका एजम्पशन क्या हो जाएगा, पी डी वी के लिए एजम्पशन क्या हुआ करता था, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी हम कहाँ लिख सकते थे, जब हमारा सिस्टम क्लोज हुआ करता था और जब हमारी प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हुआ करती थी। अब यहाँ पे पी डी वी है, उसके साथ में प्लस डी यू भी है। ठीक है, तो वहाँ पे एक और एजम्पशन जुड़ गया कि इस फार्मूले में कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी तभी अप्लाई होगा मेरे भाई जब हमारा सिस्टम क्लोज्ड होगा, जब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगी और डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, अभी हम बात करते हैं कि अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे माय डियर, उसमें हम देखेंगे कि कब हमारा हीट का ट्रांसफ़र माना जाएगा और कब हमारा वर्क का ट्रांसफ़र माना जाएगा। ठीक है, अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हम रूम लेते हैं। ठीक है, जो कि आइसोलेटेड है, रूम में एक हीटर लगा हुआ है, जो कि हीटर लगा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट जो हमारा है क्यू को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस रूम
आइसोलेटेड रूम को हम सिस्टम ए मान लेते हैं, रूम के अंदर एयर भरी हुई है, ठीक है ना, उसको हम सिस्टम अंदर जाके हम सिस्टम उसको भी मान लेते हैं। अभी हम सिस्टम ए में देखेंगे कि एनर्जी, वर्क और हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। तो सिस्टम ए में आके देखते हैं हम। जब सिस्टम ए में देखेंगे तो भले आइसोलेटेड है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र होगी। बात समझ में आई। सिस्टम ए में ही जब हम वर्क देखते हैं कि वर्क का ट्रांसफ़र होगा तो कि नहीं होगा, तो देखिए ए में रह के वर्क होगा कि नहीं होगा। भाई मेरे बिल्कुल होगा, क्योंकि हीटर रूम के अंदर लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिकल वर्क होना ही होना है रूम के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज़ है हीट का ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र जीरो होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ भी चुके हैं, बता भी चुके हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम जहाँ पे होता है वहाँ पे क्यू की वैल्यू हमारी हीट ट्रांसफ़र वहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। सिस्टम बी की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र तो होगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होगा, जाहिर सी बात है, हीटर लगा हुआ है, सिस्टम में बी में भी हीट का ट्रांसफ़र होगा। मेरे भाई वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि रूम, आप बात को समझना, रूम है, रूम में एयर भरी हुई है। हम कहते हैं रूम में हीटर भी लगा दोगे आप, तो हीटर एयर के साथ तो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क या फिर कोई वर्क तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे वर्क ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाँ, एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़रूर होगा। मतलब बात समझ में आई। सिस्टम ए में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क भी होगा, ठीक है ना, वर्क भी होगा। कौन सा वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है। बात समझ में आई। अब सिस्टम बी में हम जब चल के देखते हैं तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि हीट का ट्रांसफ़र तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, वर्क नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क हवा के साथ क्या क्या वर्क करेगा। बात समझ में आई। बी को हम सिस्टम माने और बी हमारा सिस्टम क्या है, हवा है। हवा के साथ क्या हीटर क्या वर्क करेगा, ठीक है ना। फिर क्या है, एनर्जी है ना। एनर्जी भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी हमें मिलना है वहाँ से, ठीक है ना। देखिए वर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ तो वर्क या तो शॉर्ट वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, या फिर बाउंड्री वर्क हो सकता है। 3 टाइप के वर्क हो सकते हैं। शॉर्ट वर्क हो सकता है, पहले भी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, या फिर आपका बाउंड्री वर्क हो सकता है। यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड है तो बाउंड्री वर्क होने का कोई सिस्टम ही नहीं है। एयर भरी हुई है तो इलेक्ट्रिकल काम करेगा नहीं, सॉफ्ट यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना, तो वर्क सिस्टम बी पे नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, वही फिक्स्ड आइसोलेटेड रूम लेते हैं। इस बार हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक शाफ्ट लगा देंगे, ठीक है ना। और बीच से आप देख रहे हो को पार्टीशन लगा हुआ है जो कि एकदम नॉन एडियाबेटिक फिक्स पार्टीशन है। एडियाबेटिक नहीं है, नॉन एडियाबेटिक है और फिक्स्ड पार्टीशन है। नॉन एडियाबेटिक है मतलब देखिए अब इसमें क्या है कि ए को हम सिस्टम मानते हैं, ठीक है ना, ए को सिस्टम मानते हैं। जब ए को सिस्टम मानते हैं तो चूंकि रूम हमारा क्या है, आइसोलेटेड है। रूम आइसोलेटेड है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र तो आइसोलेशन के बाद भी होता है। वर्क भी होगा क्योंकि इसके अंदर सॉफ्ट लगी होती है तो सॉफ्ट वर्क होना 100% श्योर है। हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि सिस्टम जिसको हम सिस्टम माने हैं वो हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम में माय डियर एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो जाएगा लेकिन वर्क का ट्रांसफ़र कभी नहीं हो सकता है। बात समझ में आई। आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, वर्क का ट्रांसफ़र भी, वर्क भी हो जाएगा, लेकिन शायद हमने वो बोला कि वर्क का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। वर्क का ट्रांसफ़र होगा लेकिन हीट का ट्रांसफ़र आइसोलेटेड सिस्टम में कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम सिस्टम बी को मानते हैं, बी में क्या भरी हुई है, हमारी वैक्यूम भरी हुई है, तो ये जो पार्टीशन है हमारा तो फिक्स्ड ज़रूर है लेकिन नॉन एडियाबेटिक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। नॉन एडियाबेटिक शब्द आते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि कुछ हो या ना हो, हीट ट्रांसफ़र तो ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो हीट ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे वर्क ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। वर्क ट्रांसफ़र इसलिए नहीं होगा माय डियर कि हमारा जो पार्टीशन है वो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है ना। यदि और हमारा जो पार्टीशन था क्या था, फिक्स था।
देखिए हमारा पार्टीशन वहाँ पे फिक्स था, और यदि पार्टीशन फिक्स्ड है हमारा तो वहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, और यदि वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा मेरे भाई तो वहाँ पे वर्क भी जीरो होगा। बट यदि बट इफ़ एयर नॉन एडियाबेटिक एंड मूवेबल वॉल होती देन यहाँ पे एनर्जी भी आपका ट्रांसफ़र होता, और हीट भी ट्रांसफ़र होता, और हमारा वर्क भी ट्रांसफ़र होता। अभी देखिए हम देखेंगे क्या एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू जीरो होती है, डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है, फैक्ट होता है माय डियर। तो यदि डेल्टा क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू जीरो होती है तो डेल्टा, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आइसोलेटेड सिस्टम में यदि माय डियर हमारा डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू जीरो होता है तो फाइनली हम ये देखते हैं कि डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। और डी यू की वैल्यू जीरो होने का मतलब सीधा है कि हमारी एनर्जी जो होती है माय डियर कांस्टेंट होती है, और एनर्जी कांस्टेंट होने की वजह से हम क्या करते हैं कि यूनिवर्स इज जनरली कंसीडर एज अ आइसोलेशन सिस्टम। हम एनर्जी कांस्टेंट होने की वजह से क्या होता है कि हम यूनिवर्स को जनरली आइसोलेटेड सिस्टम समझते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आता है, ईएस के पेपर में आया हुआ है कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या होती है। तो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम समझते हैं। यूनिवर्स को हम समझते हैं क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम में हम माय डियर बता चुके हैं कि एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट PMM फर्स्ट। PMM फर्स्ट मतलब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसका मतलब होता है, फर्स्ट काइंड का मतलब क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। देखिए ऐसी किसी मशीन का बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये भाई साहब ये बोलते हैं कि एक ऐसी मशीन बनाओ आप जिसमें एनर्जी का इनपुट ज़ीरो हो जाए और वर्क डन प्रोड्यूस हो जाए। ऐसी क्या बोलते हैं कि ऐसी मशीन बनाइए आप जिसमें एनर्जी का इनपुट हमारा जीरो हो जाए और हमें वर्क डन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है ना। तो यह असंभव है कि बिना काम किए ही आपका काम हो जाए। ऐसा होने लगे ना तो फिर पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आदमी तो ऐसे ही IAS ऑफिसर बन जाए, गेट निकल जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है फिर। तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं किस पे, इंथैल्पी पे। इंथैल्पी क्या होता है, कैपिटल H इक्वल टू U प्लस PV होता है, जिसमें H किसको डिनोट करता है, इंथैल्पी को करता है। U हमारा इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। देखिए H क्या होता है, H एक एक्सटेंसिव है। H मतलब एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है माय डियर, मास डिपेंडेंट, ठीक है ना। हमने प्रीवियस क्लास में आपसे बात करी थी। इसी H इक्वल टू U प्लस PV को जब हम पर यूनिट मास के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब स्पेसिफिक फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, सब स्मॉल में हो जाता है। मतलब H इक्वल टू स्मॉल h इक्वल टू स्मॉल u प्लस स्मॉल p v, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक एंथैल्पी के फॉर्म में आता है, और जब माय डियर स्पेसिफिक एंथैल्पी लग जाता है मेरे भाई तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती हैं। हमने आपसे पहले ही बताया था कि जहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है मेरे भाई वहाँ पे चीज़ें इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। और इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास से इंडिपेंडेंट होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास से इंडिपेंडेंट होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट होती है। हमने प्रीवियस क्लास में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी, आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा चीज़ें को, ठीक है ना। अभी देखिए H इक्वल टू U प्लस PV मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी कैसे मिली हमको, ये कंट्रोल वॉल्यूम का जब हमने एनालिसिस किया, सॉरी हमने नहीं किया, इसका एनालिसिस किसने किया था, मॉयलर ने किया था। और फ्रिक्वेंटली उनने ये पाया कि कंट्रोल वॉल्यूम का यदि एनालिसिस करते हैं तो हमें स्पेसिफिक एंथैल्पी मिलता है, जिसकी वैल्यू स्मॉल h इक्वल टू U प्लस स्मॉल PV होता है, ठीक है। और उन्होंने इसका यूज़ उन्होंने ही मॉयलर ने ही इसको डिफाइन किया एज आ एंथैल्पी और यूज़ किया एज आ प्रॉपर्टी के रूप में, ठीक है। मेरे भाई आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि हमने डिफरेंट प्रोसेस में वर्क की प्रोसेस पढ़ी थी। तो वर्क को हमने कहाँ कहाँ देखा था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में देखा था, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में देखा था, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा था, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में देखा था, और एडियाबेटिक प्रोसेस में देखा था, ठीक है। जिस प्रकार से हमने वहाँ पे वर्क देखा था उसी प्रकार से हम पांचों प्रोसेस में यहाँ पे हीट देखेंगे। बहुत ही साधारण और सिंपल वे में बता रहा हूँ माय डियर। जिस तरीके से पांचों प्रोसेस में 5 अलग अलग वर्ग की डिफिनीशन होती है माय डियर,
उसी प्रकार से 5 ही प्रोसेस में अलग अलग कंसेप्ट हमको हीट के फॉर्म में मिलता है। और वर्क और हीट से एक क्वेश्चन 110%, चाहे आप ईएस को ले लो या गेट को ले लो। ईएस में तो कई क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और इंटर रिलेटेड रहते हैं पूरे सब्जेक्ट, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक्स से कहीं ना कहीं। इसलिए ये जो हीट और वर्क के जो सारे फॉर्मूले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो हम पांचों प्रोसेस में अभी हीट के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा प्रोसेस कौन सा है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम में हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला हमारा वही होगा जो बेसिक में अभी हमने क्लास स्टार्ट होते ही बताया था। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या जाएगा? डी यू प्लस डेल्टा भी, ठीक है, सॉरी डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? पी डी वी होता है। हमने स्टार्टिंग क्लासेस में हमें ये देखा था कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर? पी डी वी हो जाएगा, ठीक है ना। और भी पे आप कंसंट्रेट करो, पी डी भी, ठीक है ना। डी भी बढ़ा रहा है मतलब वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ जो चीज़ कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमारी जीरो होती है। तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या? डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू बचेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी हीट आप इनपुट करोगे वह इक्वल टू हो जाएगा पूरे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस की। मतलब पूरी हीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कन्वर्ट होके हमें किसके फॉर्म मिलेगा? एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू हो जाएगा, और डी यू किसके बराबर होता है? एम सी बी डी टी के बराबर होता है। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर होता है? एम सी बी डी टी। मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू होता है, डी यू इक्वल टू क्या होता है? एम सी बी डी टी होता है। सी बी स्पेसिफिक हीट होता है, कहाँ पे? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे होता है। देखिए डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस एम सी बी डी टी कहाँ कहाँ पे लग सकता है, कहाँ कहाँ पे वैलिड है, तो वो कौन कौन सी जगह हैं हम आपको बता दे रहे हैं। वहाँ पर लगेगा यह फॉर्मूला जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, किसी भी सब्सटेंस पे लग सकता है, वहाँ पे गैस हमारी आइडियल होनी चाहिए, प्रोसेस कोई भी हो सब भी चलेगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल या कोई भी। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस टाइम में ही जूल साहब हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनने बताया कि फॉर आइडियल गैसेस, केवल आइडियल गैसेस के लिए हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन होती है किसकी? टेम्परेचर की। देखिए जिस टाइम पे इन्होंने ये बात कही थी उस टाइम पर केवल सेंसिबल इंटरनल एनर्जी ही इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है ना। जिस टाइम पे जूल साहब ने ये बात बताई थी उस टाइम पे केवल सेंसिबल इंटरनल एनर्जी ही हमारी क्या होती थी? कंसीडर की जाती थी, ठीक है ना, कंसिडरेशन में। देखिए फिर क्या था कि इन केस ऑफ आइडियल गैस की बात करें तो प्रेशर एनर्जी नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है ना। आइडियल गैस के केस में क्या हो रहा है कि प्रेशर एनर्जी कंसिडरेशन में हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी हेडिंग का क्या डालते हैं अपन? रियल गैस। रियल गैस में हम ये देखते हैं कि जो यू होता है हमारा फंक्शन होता है किसका? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। मतलब इंटरनल एनर्जी हमारा फंक्शन होता है किसका? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। देखिए अभी हमने किसकी बात करी थी? कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी थी। दैट पोर्शन ऑफ हीट स्टोर्ड एट इंटरनल एनर्जी, जो इस पोर्शन का जो हीट होता है वह कहाँ पर स्टोर्ड होता है? इंटरनल एनर्जी के रूप में। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम सी बी डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए दूसरी प्रोसेस क्या थी हमारी? वहाँ पे भी क्या थी? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस थी। यहाँ पर भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। वहाँ पे हम वर्क की एनालिसिस कर रहे थे, यहाँ पे हमने हीट की एनालिसिस करनी है, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी भी हो जाएगा। अभी डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में हम इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी पी भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा इक्वल्स टू डी को हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? यू प्लस पी वी हो जाएगा माय डियर। और यू प्लस पी वी इक्वल्स टू क्या होता है? एंथैल्पी होता है। हमने अभी जस्ट कुछ मिनट पहले पढ़ा था, एच की वैल्यू होती है क्या? यू प्लस पी वी। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी एच हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? और डी एच इक्वल्स टू क्या होता है? देखो वहाँ पे डी यू इक्वल्स टू क्या होता था? एम सी वी डी टी होता था, और यहाँ पे डी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम सी पी डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम सी पी डी टी हो जाएगा माय डियर। देखिए इसको एम सी पी डी टी हो जाएगा। जो सी पी है
तो Cp क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो वहाँ पे Cv था तो स्पेसिफिक हीट था, कांस्टेंट वॉल्यूम में था। यहाँ पे Cp है, स्पेसिफिक हीट है, क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, ठीक है। अभी हम डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी पी डी टी, हमें एक बहुत ही अच्छा खासा फार्मूला मिल गया है। अब देखिए फार्मूला हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होनी चाहिए, किसी भी सब्सटेंस में वहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते हैं। वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में लगाते थे, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में लगा सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे भी आइडियल गैस होना चाहिए था, यहाँ पे भी आइडियल गैस होना चाहिए, वहाँ पे भी एनी प्रोसेस में लगा सकते थे, यहाँ पे भी एनी प्रोसेस में लगा सकते हैं। जूल साहब ने वहाँ पे भी बोला था कि इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जूल साहब यहाँ पे भी आ गए और बोले कि भाई इंटरनल एनर्जी जो होती है आइडियल गैस के लिए वो फंक्शन होती है किसका, टेम्परेचर का, केवल और केवल फंक्शन होता है टेम्परेचर का, ठीक है। देखिए दूसरी चीज़ हम ध्यान देने वाली बात यह है कि एंथैल्पी फॉर आइडियल गैस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। दूसरी चीज़ ये है कि एंथैल्पी जो होती है हमारी, वो भी हमारी क्या होती है, टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है मेरे भाई। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। जैसा कि ये आप देख रहे हैं फॉर्मूला हमने लिख के भी दिया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ मेयर रिलेशन करेंगे कि मेयर रिलेशन को कैसे प्रूव करना है, ठीक है ना। एसएससी जेईई में भर भर के क्वेश्चन ये आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। आप जाके प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो मिल जाएगा भाई, है ना। अभी हम प्रूव करेंगे Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर कैसे आता है। तो हम देखते हैं कि H मतलब एंथैल्पी इक्वल्स टू क्या होता है, U प्लस पी वी होता है। H इक्वल्स टू U प्लस पी वी इक्वल्स टू MRT होता है। फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U प्लस MRT हो जाएगा, ठीक है। तो DH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DU प्लस MRDT। हमने सारे का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, ठीक है ना। अभी DH इक्वल्स टू हमने अभी जस्ट बताया क्या होता है, MCPDT होता है। DU इक्वल्स टू हमने क्या बताया है, MCVDT होता है। और MRDT तो ऑलरेडी था ही। देखो M और DT पूरे में कैंसिल हो गया, बचा क्या आ रहा है, Cp इक्वल्स टू CV प्लस R। इसको इधर उधर कर देंगे अपन तो Cp माइनस CV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R बच जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं माय डियर। ये एसएससी जे बहुत बार पूछा है, इवन तो गेट इंजीनियरिंग सर्विस में जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं 1-2 नंबर के, उसमें हर साल आता है, ठीक है ना। तो Cp माइनस CV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा R हो जाएगा। गामा की वैल्यू Cp अपान CV होती है। CV इक्वल्स टू हम यहाँ पे R अपन गामा माइनस 1 निकाल सकते हैं। Cp इक्वल्स टू गामा डॉट R अपन गामा माइनस 1 निकाल सकते हैं। तीसरी प्रोसेस हमारी कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना। देखो जब थर्मोडायनेमिक्स के इतिहास में हमने पहले भी आपको बताया था मेरे भाई कि यदि आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया है धोखे से भी, तो आप ये मान के चलना कि टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू, देखो एक ही फॉर्मूले हम सभी प्रोसेस में लगभग लगा रहे हैं, क्या, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू की फॉर्मूला क्या बताया था उस टाइम पे, MCVDT। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे W हो जाएगा। देखिए डेल्टा क्यू इक्वल्स टू W हो जाएगा। वेयर वी रीड सेकंड लॉ देन इट इज़ वायोलेशन ऑफ सेकंड लॉ। देखिए अभी क्या होता है कि जब डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा W लिखेंगे, ठीक है ना, लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये देखेंगे कि हम ये सुनने में आ सकता है कि यार ये तो वायोलेशन ऑफ सेकंड लॉ है, आप इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लेकिन ये देख रहे हैं कि जो सेकंड लॉ का वायोलेशन नहीं है। आप बोल सकते हो कि यार सर यार भैया आप तो ये सेकंड लॉ का वायोलेशन बता रहे हो कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, ये तो सेकंड लॉ का वायोलेशन हो जाएगा। देखिए मेरे भाई ये सेकंड लॉ का वायोलेशन इसलिए नहीं है, बहुत ही समझने वाली बात है, कंसेप्चुअल चीज़ है। सेकंड लॉ का वायोलेशन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जब हम फर्स्ट लॉ में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर साइकिल के लिए देखो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है। देखिए जब हम प्रोसेस के लिए स्टडी करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगता है, और जब हम साइकिल के लिए स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई, ठीक है। सेकंड लॉ का वायोलेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम साइकिल के लिए स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पे हम प्रोसेस के लिए स्टडी कर रहे थे, ठीक है।
बात समझ में आई? नाउ माय डियर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीट्रॉपिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, देखिए क्यू पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू पॉलीट्रॉपिक इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक इंटू गामा माइनस एन अपन गामा। देखिए क्यू पॉलीटॉपिक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू पॉलीटॉपिक इक्वल्स टू क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपन n माइनस वन इंटू गामा माइनस एन अपन गामा माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, पॉलीटॉपिक हीट हो गया। अभी स्पेसिफिक हीट की हम बात करते हैं तो सी पॉलीटॉपिक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस सी भी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू गामा माइनस एन अपन n माइनस वन। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीटॉपिक हीट हो जाएगा, सॉरी पॉलीटॉपिक स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर वाला क्या था, अभी हम बात किए थे पॉलीटॉपिक हीट था, और ये क्या हो जाएगा, पॉलीटॉपिक स्पेसिफिक हीट हो जाता है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये निगेटिव क्यों है। ठीक है, तो निगेटिव होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि बिकॉज सेंसिबल पार्ट ऑफ द हीट इज़ डिक्रीजिंग एंड वर्क इंक्रीजिंग। ठीक है ना, मतलब कहने का ये कि मीन्स जितना आपने हीट सप्लाई करी है उससे ज़्यादा वर्क डन निकाल लिया जाता है, इसलिए हमारा जितना आप हीट सप्लाई कर रहे हो उससे ज़्यादा हमारा वर्क डन निकल जा रहा है, इसलिए हमारी ये वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि इसकी फ्री एक्सपेंशन की। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन थ्रू कंस्ट्रिक्शन और ओरिफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आइसोलेटेड एक व्हीकल हुआ है जिसमें एक साइड में गैस मॉलिक्यूल्स है, दूसरे साइड में वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब होता है नो मास। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा, देखिए एक्सपेंशन का केस है इसलिए वहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा और डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यदि वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है देन किसी भी कंटेनर की डिस्प्लेसमेंट, कंटेनर में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, तो डी यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। डी यू इक्वल्स टू हमने अभी देखा है क्या होता है, एम सी वी डी टी इक्वल्स टू जीरो होता है। देखिए डी टी इक्वल्स टू जीरो का मतलब है बिल्कुल नहीं है कि ऐसा थर्मल प्रोसेस होता है, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि T1 इक्वल्स टू T2 होता है। मतलब यदि बीच में भी टेम्परेचर में कुछ डिफरेंसेस आ जाए बट इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर इसका सेम होगा। मतलब प्रेशर की बात करें तो P1 V1 इक्वल्स P इनिशियल V इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल होता है यहाँ पे। ठीक है ना, जब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एक्सपेंड होंगे देन इट यूज हिज ओन काइनेटिक एनर्जी, मतलब दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी ना यहाँ पे जीरो हो जाता है तो एनर्जी क्या होती है यहाँ पे टोटल हो जाएगी E इक्वल्स टू यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस। देखिए टेम्परेचर एन एवरेज जो होता है वो डिक्रीज होता है, जो कि हम आपको प्रेशर टेम्परेचर प्लॉट में समझा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर आपको सेम दिख रहा है, लेकिन जो बीच का टेम्परेचर है वह डिक्रीज कर रहा है, जो कि प्रेशर और टेम्परेचर प्लॉट में सीधे दिख रहा है। इनिशियल एंड फाइनल तो सेम है बट इसका जो एवरेज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका एवरेज डिक्रीज होता है ना। तो अभी इसमें जो एक्सपेंशन होता है इसका बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है। ठीक है ना, ओके, आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर लेके हम बहुत जल्दी आपके सामने आते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, डाउट आए तो प्लीज़ हमें बताइए।